अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी वो कौन थी का चौथा हिस्सा। औरत के हाथ में खंजर देखकर मैं वहीं जमकर रुक गया। तो ये औरत तो बड़ी खूंखार लेकिन बड़ी दिलेर है। और कैसे? और ये लाश किसकी है? मैं सोचने लगा। हाथ ऊपर उठाओ, जल्दी करो। वो औरत मेरे करीब आकर गुर्राकर बोली। मैं हकलाने लगा था। इससे पहले कि कुछ बोलता वो धाड़ कर बोली, बकवास मत करो, खामोशी से खड़े रहो। वो फिर मेरे करीब आ गई और मेरा बगौर जायजा लेने लगी। कहां से आया है तू? छुपा बैठा था यहाँ? क्या देखा तूने? जल्दी बता, वरना अभी खंजर पेट में घोंप दूंगी। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं हकला कर बोला। अच्छा। वो नीचे से ऊपर तक मेरा बगौर जायजा लेकर फिर मुझे देखते हुए कहने लगी, जवान तो बड़ा सोना है, चल मेरे साथ अंदर। वो मुझे बाजू से धकेलते हुए बोली। खंजर अभी तक उसने मुझ पर तान रखा था। कहां? अबे चल तो चल। वो कुदाल उठा। उसने दीवार के साथ लगी हुई कुदाल की तरफ इशारा किया। मगर क्यों? जैसा मैं कहती हूं वैसा कर, वरना अभी खंजर। मैंने आगे बढ़कर कुदाल उठा ली। ये अंदर रख कर आ, वो सामने वाले कमरे में। उसने जिस कमरे से लाश को निकाला था उसके साथ मलिका कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली। मैं कुदाल उठाए उस कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे का बल्ब रोशन कर देना, दाएं तरफ स्विच है, वो बोली। मैंने अंदर दाखिल होकर दरवाजे के दाएं तरफ लगे हुए स्विच को ऑन कर दिया और बल्ब रोशन हो गया। मैंने बल्ब की रोशनी में देखा कमरा निहायत अबतर हालत में था। कमरे में धूल मट्टी और बड़ा अलबला सामान पड़ा हुआ था और उसमें बेलचे, बकरियों का चारा वगैरह उनका ढेर लगा हुआ था। कमरे का फर्श कच्ची मिट्टी का था। मैंने कुदाल वहीं रखी और वापस पलटा। चल अब इस लाश को घसीट और अंदर उस कमरे में ले चल। उसने लाश की तरफ इशारा किया। मैं लाश को देखकर खौफजदा हो गया। वो किसी नौजवान मर्द की लाश थी। चल जल्दी कर, औरत फिर गुर्राई। मैंने जल्दी से आके बढ़कर लाश को टांगों से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ उस कमरे में ले गया जिसकी तरफ उस औरत ने इशारा किया था। औरत खंजर उसी तरह ताने मेरे पीछे पीछे आ गई। चल जल्दी से लाश को एक तरफ डाल दे और कुदाल उठाकर फर्श की मिट्टी यहां से खोदनी शुरू कर दे। यहां पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद, इस लाश को उस गड्ढे में दबाना है। चल जल्दी कर, सोच क्या रहा है? औरत गुस्से से बोली। मैंने वही कुदाल उठाई और उसी कुदाल से फर्श खोदने लगा। फर्श की मिट्टी बड़ी सख्त थी और मैं दिल में सोच रहा था कि यह किस मुसीबत में फंस गया। चारों नाचार मैं कुदाल फर्श पर मारता रहा और मिट्टी खोदने की कोशिश करता रहा। ऊपर की सख्त मिट्टी हटी तो नीचे से नरम मिट्टी शुरू हो गई। अब खोदने में आसानी हो रही थी। तकरीबन घंटे की मुशक्कत के बाद अच्छा खासा गड्ढा मैं खोद चुका था। बाहर हल्की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। जब गड्ढा खासा बड़ा खुद गया तो वो कहने लगी, चल अब ये जगह इतनी खोदी जा चुकी है कि ये लाश इस गड्ढे में दबाई जा सके। इस लाश को इस गड्ढे में उठाकर डाल दे। चल जल्दी कर। मैंने आगे बढ़कर लाश को टांगों से पकड़कर घसीटते हुए गड्ढे में डाल दिया। चल अब सारी मिट्टी ऊपर डाल और बराबर कर दे ताकि लाश यहां छुप जाए और नजर ना आए। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी उठाकर बेलचे से उस गड्ढे के ऊपर डालनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में सारी मिट्टी डालकर गड्ढा बराबर कर चुका था। चल अब ऐसा कर कि इस बेलचे से इस चारे को उठाकर पूरे फर्श पर बखेर दे ताकि शुबह ना हो कि इस फर्श पर कभी कोई गड्ढा भी खोदा गया था। मैं पहले इस काम से खासा थक चुका था। मैं थोड़ा उज़र पेश करने लगा तो वो फिर गुर्राई। अभी तेरी गर्दन पर ही खंजर फेर दूंगी, जल्दी कर। मैंने चारा उठाकर उस फर्श के ऊपर इधर उधर बखेरना शुरू कर दिया। जब फर्श की मिट्टी बराबर करने के बाद सारा चारा ऊपर फैला चुका तो वो औरत मुझे इशारा करके बोली, चल आगे आगे चल। वो मुझे लिए हुए दूसरे कमरे में आ गई। उसने बेदस्तूर अभी तक खंजर उठा रखा था, जैसे अभी मुझ पर हमला कर देगी। जब दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो मैंने देखा वहां 2 चारपाइयां पड़ी थी। चल चारपाई पर बैठ जा। मैं चारपाई पर बैठा तो वो कहने लगी, अब बता तू कौन है और मेरे घर में इस तरह चोरों की तरह क्यों दाखिल हुआ? क्या चोरी की नीयत से आया था? मैंने नफी में सर हिलाया। मैं थक चुका था और गहरे सांस लेने लगा। अच्छा तो बता फिर क्यों आया है? मैं दूसरे गांव से आया हूं, मैंने आहिस्ता आवाज में कहा। यहां मेरे पीछे कुत्ते लग गए थे, इसलिए उनसे बचता बचाता तुम्हारे घर में कूद गया। औरत शायद मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हुई थी। वो अभी तक मशकूक नजरों से मुझे देख रही थी। सच बोल रहा है?
मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मुझसे झूठ मत बोल। तू जानता नहीं मेरा नाम जुलेखा है, और जुलेखा को धोखा देना इतना आसान नहीं है। देखा तुमने उसका हशर, धोखा दिया था उसने मुझे, वैसा ही हशर मैं तेरा करूंगी अगर तूने मुझसे झूठ बोला। मुझे क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की, मैंने कहा। अच्छा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा दिलावर। फिर मैंने उस औरत से पूछा कि तूने उस आदमी को क्यों मार डाला, क्या धोखा दिया था उसने तुझे? दूसरी औरत से ब्याह रचा रखा था इसने, मुझे आज पता चला। मेरा शौहर था वो, कमीने को मार डाला मैंने, मेरे सामने झूठ बोल रहा था, मगर मुझे पता चल चुका था। जलील कई कई दिन घर से गायब रहता था, बस पता चला तो मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। वो सफाकाना लहजे में बोली, हैरत है कोई औरत इतनी भी दिलेर हो सकती है कि दूसरी औरत के आने पर अपने शौहर को ही कत्ल कर दे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, उसे अपने खाविंद को कत्ल करके जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। तेरी शादी उससे कितना अरसा पहले हुई थी, मैंने पूछा। वो कहने लगी 5 साल पहले। औलाद नहीं थी, इसीलिए इसने छुप कर दूसरी शादी कर ली। मुझसे डरता था, मुझे बताता तो शायद ये नौबत ना आती। जब मुझे पता चला तो मुझे गुस्सा आ गया कि उसने मुझे धोखा दिया, बस मार डाला मैंने। वो ऐसे बता रही थी जैसे ये बहुत आम सी बात हो। मैं शशतर रह गया। मैंने कहा मर्द तो कई शादियां करते हैं, ऐसी ममानियत तो नहीं। वो गुर्रा कर कहने लगी, मगर हर औरत मेरे जैसी नहीं होती। दिलावर तूने शादी की? उसने अचानक मुझसे पूछा, तो मैंने बेख्तियार नफी में सर हिला दिया। इतना सजीला है तू, फिर क्यों शादी नहीं की? क्या कोई पसंद नहीं आई तुझे? मैंने आहिस्ता से सर हिलाकर कहा, हाँ बस यही समझ ले। अच्छा चल भाग जा यहां से, और खबरदार मुझे इस गांव में दोबारा नजर आया तो। उसके तेवर अचानक बदलने लगे और मैं चौंक पड़ा। क्या चीज थी ये औरत, कभी कुछ कहने लगती और कभी कुछ। अभी तो इतने आराम से मुझसे बातें कर रही थी और अब एकदम गुस्से में मुझे यहां से निकल जाने का कह रही थी। मैंने हकलाकर कहा, मैं कहां जाऊं? क्यों, तू इस गांव में किसके पास आया था? यहां तेरी कौन सी मां रहती है जिसके पास आया था? उसकी बात पर मुझे गुस्सा तो आया। किसी से मिलने नहीं आया था, मैंने गुस्सीले लहजे में जवाब दिया। अच्छा तो फिर सच बता, कौन है और किसके पास आया है? मेरे घर में क्यों कूदा? मैंने कहा ना, मैं सच कह रहा हूं, मैं किसी से मिलने नहीं आया। मैं इस गांव से गुजर रहा था कि गांव के खूनखार कुत्ते मेरे पीछे लग गए और उनसे अपनी जान बचाने के लिए मैं यहां कूद गया। अब तू जाता क्यों नहीं? उसने कहा। कहां जाऊं मैं? मैंने पूछा। जहां तू जा रहा था, चल दफा हो यहां से। सच मुझे तो लगता है कहीं से चोरी करके भागा है, या तूने भी किसी को कत्ल किया है। बता, वरना भी ये खंजर तेरी गर्दन पर फेर दूंगी। वो फिर मुझ पर बरसने लगी। अरे रुको रुको, मैंने कहा। अरे वो सांप, मैंने चिल्लाकर उसके पीछे इशारा किया। वो जैसे ही घबरा कर पीछे मुड़ी, मैंने उछलकर उसके हाथ से खंजर छीन लिया। वो एकदम घबरा गई। अरे बहुत चालाक बनता है, दे मुझे खंजर, वो बोली। मैंने कहा नहीं दूंगा। मैं भी पुलिस वाला था, इतनी आसानी से उस औरत के काबू में कैसे आ जाता, वो भी औरत जात के। तू तो मुझसे जानना चाहती है कि मैं कहां से आया हूं, तो सुन, मैं जेल से भागा हुआ कैदी हूं। वो डरी नहीं, बोली, तू भी मुजरिम, मैं भी मुजरिम। अच्छा चल खंजर मुझे दे दे। वो इसरार करने लगी। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, तू बेशक यहीं रुक जा। फिर वो कहने लगी। मैं एकदम खामोशी से उसे देखने लगा। देख, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मुझे चंद दिन यहां पनाह दे दे। मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं यहां से चला जाऊंगा। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, चल ये खंजर मुझे दे दे। मैंने खंजर उसके हाथ में दे दिया। उसे यकीन हो गया था कि मैं खुद मुजरिम हूं, इसलिए उसे कुछ नहीं कहूंगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब तो उसे यकीन हो चुका था कि मैं भी भागा हुआ मुजरिम हूं। फिर कहने लगी, बैठ जा। मैं फिर चारपाई पर बैठ गया। वो मेरे सामने चारपाई पर बैठ गई। फिर बोली, सुन, मैं अकेली औरत हूं, औरत जात हूं, अब तो शौहर भी नहीं रहा कमीना। गांव वाले जानते हैं कि मेरा शौहर अक्सर घर से बाहर रहता था। अगर तू खामोशी से इस कमरे में दुबका रहे तो मैं तुझे यहां रख सकती हूं, मगर तुझे अपना खर्च देना होगा। जितने दिन यहां रहेगा तुझे पैसे देने होंगे। मैं चौंक कर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो खाली हाथ हूं। मुझे नहीं मालूम, जहां से मर्जी ला, चाहे चोरियां कर। मैं एकदम बोला, क्या मतलब, जुर्म पर जुर्म करता रहूं? हाँ तो कर लेना, जिंदा भी तो रहना है तुझे। चल कुछ दिन तू मुझे मेहमान बना ले, मैं वादा करता हूं जो ही मेरे हाथ रुपया लगा मैं तुझे दे जाऊंगा। मर्द तो तू सोना है, मगर है पूरा 420।
चल ठीक है, तो कुछ रोज के लिए मेरा मेहमान सही। अब उस कमरे में चला जा, मैं चारपाई लगा देती हूँ। बाहर से मैं ताला लगा दूंगी। खबरदार बाहर मत निकलना। अगर कोई जरूरत हो तो हल्की सी दस्तक देना। मैं समझ जाऊंगी तुझे गुस्ल खाने जाना है, समझा? हाँ समझ गया। जुलेखा ने जल्दी से उसी कमरे में चारपाई लगा दी जिसमें मैंने लाश को दफन किया था, और चारपाई पर एक तकिया, लिहाफ और बिस्तर वगैरह रख दिया और बाहर से कुंडी लगाकर ताला लगा दिया। मैं चारपाई पर लेट तो गया। अब सुबह का उजाला भी फैल चुका था, मगर मुझे सख्त भूख लग रही थी। दिल चाह रहा था कि नाश्ता करूं, मगर वो जालिम तो बाहर से कुंडी लगाकर न जाने कहां दफा हो गई थी, और इधर मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मुझे बेख्तियार सुल्ताना मास्टर साहब की बेटी याद आ गई, जो उस वक्त मेरे लिए बेहतरीन नाश्ता बनाकर देती थी, पराठे, साग और न जाने क्या क्या। और उस नाश्ते को याद करके मेरे मुंह में पानी भर आया। जो कुछ भी था, सुल्ताना ने उन दिनों में मेरी बहुत खिदमत की थी, और मैं उसका शुक्रगुजार था कि उसने मुझे इतनी अपनाइयत दी। मगर अब मैं जिस मुसीबत में फंस गया था उससे कैसे निकलता? कुछ दिन यहाँ गुजारना तो ठीक था, मगर मुस्तकिल तौर पर मैं यहाँ नहीं रह सकता था। ये औरत बहुत खतरनाक थी, किसी वक्त भी गुस्से में आकर मुझे भी अपने शौहर की तरह कत्ल कर सकती थी, और मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हो गया था। मगर कुछ अरसे के लिए, जब तक मुझे आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, यहाँ रुकना जरूरी था। दिन चढ़ आया तो उसने बाहर से ताला खोलकर मुझे नाश्ता पकड़ाया। चल जल्दी से खा ले और बर्तन वहीं रख देना, मैं दोपहर को तुझे खाना दूंगी तो बर्तन उठा लूंगी। नाश्ता किया तो कुछ सुकून मिला, वरना भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। कहाँ अच्छे भले दिन गुजर रहे थे, पुलिस की शाही नौकरी, और अब मैं कहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहा था। कौन से गुनाहों की सजा मिल रही थी? मैं तो इतना गुनहगार भी नहीं था। खैर यहाँ पर तो मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी में गुनाह ही किए थे, सवाब तो बराए नाम ही कमाया था। न जाने कितने गरीबों को सताया था, किन किन लोगों की आहें बद्दुआएं मेरे साथ थीं, और वो कौन मनहूस डायन थी जो मेरे पीछे साए की तरह लगी हुई थी, जिसने मुझे घर से बेघर कर दिया था। शायद उसकी वजह से मुझ पर पे दर पे मुसीबतें नाजिल हो रही थी। सारा दिन वहीं कमरे में पड़े पड़े बोर होता रहा, नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी सी आंख लगती और फिर आंख खुल जाती। जुलेखा दोपहर को दोबारा मुझे खाना दे गई। रात हुई तो फिर मुझे ताला खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुला और उसने मुझे हल्की सी आवाज में बाहर निकलने का कहा। वो मुझे साथ लिए हुए दूसरे कमरे में चली गई, जहां वो अकेली सोती थी। कमरे में उसने खाना बनाकर रखा हुआ था। चल अब हम दोनों इकट्ठे यहां पर खाना खाएंगे। अब तो रात का वक्त है, किसी के आने का डर नहीं, वरना दिन को कोई ना कोई आ ही जाता है। सुन, क्या तेरे शौहर का आगा पीछा कोई नहीं? मेरा मतलब है, जब लोग तेरे शौहर को यहां नहीं देखेंगे तो पूछेंगे नहीं कि तेरा शौहर कहाँ है? वो कहने लगी, अरे नहीं, वो यहां रहता ही कब था। दरअसल ये उसका घर नहीं है, ये मेरी माँ का घर है। शादी के बाद वो मेरे साथ ही यहाँ रहता था, इसलिए उसके इस गांव में ज्यादा किसी से सलाम दुआ नहीं। हाँ ये है कि हमारे आगे पीछे के लोग उसे जानते हैं। बड़ी बूढ़ियां मुझसे मेरे शौहर के बारे में पूछती रहती हैं कि तेरा मियाँ कब आता है, मगर वो जानते हैं कि वो ऐसा ही है, लापरवाह सा। तेरे शौहर का नाम क्या था? वो कहने लगी, जमाल। जमाला जमाला कहते थे। सुन, क्या तुझे जमाले को मार डालने का कोई गम नहीं? क्या तुझे इस बात का दुख नहीं कि तूने अपने शौहर को अपने हाथों से कत्ल कर डाला? मैंने उससे पूछा। अरे नहीं, ऐसे बेवफा हरजाई को तो जिंदा गाड़ देना ही बेहतर था। उस पर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करनी चाहिए थी। उसके दिल में किसी किस्म का मलाल नहीं था, उसे कोई पछतावा नहीं था। मैं चुपचाप धीरे धीरे खाना खाने लगा। सुन, जेल से भागा है ना तूने बताया था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, हाँ। क्या जुर्म किया था तुमने? मैं एकदम उसके सवाल पर गड़बड़ा गया। क्या जवाब दूं? बस छोटी मोटी चोरियां करता था और बस इसी तरह जेल हो गई। फिर एक दिन मौका पाकर जेल से भाग निकला। अरे तू इतना मनमोहना होकर चोरियां क्यों करता है? तेरी तो शक्ल सूरत ही इतनी अच्छी है कि कोई शहर वाली तुझे पसंद कर लेती और अपने घर ले जाती शादी रचा के। मैंने कहा, अरे हम जैसों से शादी कौन करता है? अगर इतनी अच्छी किस्मत होती तो कोई ले जाती। मैं हंसकर बोला। इस बात पर वो हंस पड़ी। नहीं नहीं, तू बहुत खूबसूरत है। अच्छा, क्या कहीं तू मुझे पसंद तो नहीं करने लगी? मैंने मुस्कुराकर कहा तो बोली, नहीं, अभी नहीं भाई,
मर्दों के मामले में अब मैं बड़ी कमीनी हूँ। बड़ी बेमरवत जात है मर्द की। औरत उसे अपना सब कुछ दान दे फिर भी उस पर भरोसा नहीं कर सकती। इसीलिए मैं किसी पर एतबार नहीं करती। अपना शौहर ही धोखा दे गया तो किसी और पर क्या एतमाद करूं। अगर तुझसे मोहब्बत हो गई तो तुझे भी यहीं बांध कर रखूंगी और कह दूंगी कि खबरदार अगर कभी मुझको छोड़कर जाने का सोचा। मगर मेरा ख्याल है कि अभी इसका वक्त नहीं आया। उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर कांप उठा। इसका मतलब है कि जमाले के बाद अब मेरा नंबर है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस खतरनाक जुनूनी पागल औरत के चुंगल से निकल भागना ही बेहतर है। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा। अच्छा ये बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो सिर्फ चोरियां करना ही जानता हूं, मैंने कहा। तो ठीक है, फिर तू चोरियां ही किया करेगा, वो कहका लगाकर बोली। अरे नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मैं कोई काम धंधा करना चाहता हूं, मैंने कहा। तो वो बोली, सुन, यहां से बाहर निकलने का अभी सोचना भी मत। तू अपने साथ साथ मुझे भी मरवा डालेगा। मगर क्यों, समझा कर। तू भी जेल से भागा हुआ मफरूर है और मैंने भी अपने खामन को कत्ल किया है। हम दोनों ही मुजरिम हैं। फिलहाल हम जितना एहतियात करेंगे उतना ही बेहतर है। कुछ दिन खामोशी से अंदर पड़ा रहे, बाद में देखी जाएगी। मैंने उसकी बात सुनकर सर हिला दिया और फिर मैं उसके साथ खाना खाने के बाद दूसरे कमरे में आ गया और उसने बाहर से कमरे को ताला लगा दिया। अगला दिन भी नाश्ते के बाद मैं उसी कमरे में पड़ा रहा और सोचता रहा। दिन के वक्त मुझे बाहर सहन में किसी औरत के बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैं कान लगाकर सुनने लगा। कोई मोहल्ले की औरत थी जो जुलेखा से मिलने आई थी। जमाले का पूछने लगी तो जुलेखा कहने लगी, अरे खाला क्या बताऊं, जमाला बेगैरत तो कितने ही दिन हो गए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ मारा फिर रहा है, वापस आया ही नहीं। जवाब में औरत कहने लगी, पर जुलेखा तुझे उसकी खबर रखनी चाहिए, तेरे घर वाला है, तेरे सिर का साईं है। अरे खाला तू तो जानती है कि उसकी आदतें कितनी बिगड़ी हुई हैं। जब जाता है तो कई कई दिन बल्कि महीनों तक शक्ल नहीं दिखाता। मगर जुलेखा इस बार कुछ वक्त ज्यादा ही नहीं हो गया उसे गए हुए। बूढ़ी औरत मुकम्मल तजस्सुस से पूछ रही थी। अरे छोड़ ना खाला उसकी बातों को, तू अपनी सुना, नसरीन का जहेज बना लिया या नहीं? अरे हाँ, जहेज तो उसका बना लिया, पर अभी तक उसकी शादी की तारीख तय नहीं हो सकी। शाहनवाज को छुट्टी नहीं मिली, बस छुट्टी मिली तो इन्हीं दिनों में उसकी शादी तय कर देंगे। मैं सुन रहा था और मुझे जुलेखा की चालाकी पर हंसी आ रही थी। उसने किस खूबी से उस बूढ़ी औरत का ध्यान जमाले से हटाकर दूसरी तरफ कर दिया था। कुछ देर वो बूढ़ी औरत इधर उधर की बातें करती रही, फिर जुलेखा के घर से चली गई। रात के वक्त जुलेखा ने दोबारा मुझे निकाल कर अपने कमरे में ले गई। मैं उससे कहने लगा, मैं इस कमरे में पड़े पड़े तंग आ गया हूं, इससे अच्छी तो जेल थी। कहने लगी, अभी सब्र कर कुछ दिन, तू जानता है बाहर खतरा है, कहीं जमाले का चाचा ना आ जाए, वो इसी गांव में रहता है, किसी वक्त भी जमाले का पता करने के लिए टपक पड़ेगा। तू इसी वक्त छत पर घूम लिया कर, रात के वक्त। अरे इस वक्त कहाँ, ऊपर ठंड हो गई। मुझे अचानक दिन वाली खाला की बात याद आई तो मैंने कहा, जुलेखा आज तूने उस बूढ़ी औरत को खूब जवाब दिया। क्या करूं, कमबख्त बार बार जमाले का पूछ रही थी। मैंने कहा, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? तो वो बोली, नहीं नहीं, असल में जमाला मेरा शौहर काफ़ी दिनों से आया नहीं ना, जिस दिन आया उसी दिन मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए उस बूढ़ी औरत खाला ने उसे कई दिनों से देखा नहीं। लेकिन आखिर कब तक जुलेखा, एक ना एक दिन तो लोगों को पता चल ही जाएगा, मैंने कहा। जब पता चलेगा तो देखा जाएगा, वो लापरवाही से बोली। अच्छा सुन, अगर तूने कुछ चोरी चकारी का शौक पूरा करना है तो उसी खाला के घर कर ले, उसने अपनी बेटी का जहेज बनाया है, काफी माल होगा उनके पास। जुलेखा की बात सुनकर मैं चौंक उठा। मगर वो तो तेरी हमसाई है ना? अरे दफा मार ऐसी हमसाई और जानने वाली को, जो बार बार मेरी बातें पूछने की कोशिश करती है। ये 4 घर छोड़कर उसका घर है, बड़ी कंजूस औरत है, बड़ा माल इकट्ठा कर रखा है उसने बेटी के लिए, जा लूट ले सारा कुछ, मैं भी कुछ नोटों की शक्ल देख लूं। जुलेखा की बात पर मैं भौंचक्का रह गया। ये भी बड़ी चालाक गाहक किस्म की औरत थी, मेरी मौजूदगी को अब कैश करना चाहती थी। मैं दिल में सोचने लगा, दिलावर बेटा, तू अकेला खुदगर्ज नहीं, ये दुनिया ऐसे खुदगर्जों से भरी पड़ी है, सभी एक जैसे हैं। मैंने खुद कलामी की। अच्छा मुझे उसके घर का पता बता दे जुलेखा, वैसे है कौन, इसका कमाने वाला कौन है? मैंने पूछा। बेटा शाहनवाज है इसका, शहर में बड़ी सी दुकान है मिठाई की, बहुत लूटता है लोगों को।
मैं सोचने लगा, चलो हम भी उसकी मिठाई में से कुछ मीठा चख लें, मैंने मुस्कुराकर कहा। और जुलेखा खाने के बर्तन उठाकर ले गई। जब वापस आई तो मैं उससे कहने लगा, सुन, जरा मुझे छत पर ले चल, जरा चल फिर कर टांगे सीधी करना चाहता हूँ, और साथ ही मुझे दिन वाली खाला का घर दिखा दे। मैंने कहा तो वो मुझे ऊपर लेकर छत पर आ गई। मैं कुछ देर छत पर घूमता रहा। जुलेखा मेरे साथ थी। छत पर अंधेरा था, इसलिए मैं बेफिक्री से छत पर ही घूमता रहा। मुझे डर नहीं था कि कोई मुझे देख लेगा। फिर उसने मुझे उसी बूढ़ी औरत खाला का घर दिखाया, जो गांव के बाकी घरों की निस्बतन कुछ बड़ा और साफ लग रहा था। मैं समझ गया कि इस घर की कमाई बहुत बेहतर है। मैं जुलेखा के घर से उसके घर का फासला और साथ जुड़े हुए मकानों को देखने लगा कि मैं कैसे वहां आसानी से पहुंच सकता हूं। मैं काफी देर अंदाजा करता रहा। फिर मैंने इस वारदात को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया और नीचे उतर आया। सीधा जाकर कमरे में लेट गया और जुलेखा ने बाहर से ताला लगा दिया। मैं काफी देर तक जागता रहा और जुलेखा के किरदार पर रोशनी डालता रहा और उसे समझने की कोशिश करता रहा कि ये क्या चाहती है। क्या वो खुद गर्जी में सिर्फ अपना सोच रही है, या वाकई उसे मेरे साथ उल्फत पैदा हो गई थी, मुझे चोरी के लिए उकसाना। लेकिन मैंने खुद उसे बताया था कि मैं चोरियां करता था, मगर आखिर वो मुझसे चाहती क्या थी? वो कितने रोज तक मुझे यहाँ छुपा सकती थी? गांव वालों को आखिर एक ना एक दिन शक हो ही जाता और मुझे ढूंढ ही निकालते। तो फिर वो क्या बताती कि उसने किसे घर में छुपा रखा है, और जुलेखा का सारा राज फाश हो जाता। इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पड़े रहना मेरे लिए ठीक होगा, या यहाँ से निकल जाना चाहिए? यही सोच सोचकर बिलाखिर मेरे जहन में एक तरकीब आ ही गई। मेरे शैतानी जहन में एक मंसूबा आ गया था कि यहाँ से रफू चक्कर होने से पहले इस जुलेखा की आड़ में कुछ माल बनाया जाए, ताकि मैं जहाँ जाकर एक नई जिंदगी शुरू करूँ वहाँ रुपए पैसे की जरूरत होगी और मेरे पास इतना रुपया हो और मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। और फिलहाल मेरी जेबें बिल्कुल खाली थी, इसलिए मैंने जुलेखा को इस्तेमाल करने की ठान ली। उसे सीढ़ी बनाकर यहाँ से माल इकट्ठा किया जा सकता है, और फिर इसके बाद जुलेखा अगर मेरे साथ ताउन करती है तो ठीक है, वरना मैं उसे भी छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। अगली सुबह जुलेखा ने मुझे कमरे से निकालकर अपने कमरे में बुला लिया। अब मैं काहे बगाए उसके घर में घूमने फिरने लगता था, मगर फिर भी मुझे एहतियात की जरूरत थी। जैसे ही किसी की दस्तक की आवाज आती, मैं भागकर कमरे में चला जाता। जमाले की गुमशुदगी आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले वाले और ख़ास तौर पर खाला को तशवीश में मुब्तला करने लगी, और फिर वही हुआ जिसका डर था। उस दिन मैं दिन के वक्त कमरे में बंद था कि मुझे जुलेखा की ऊंची ऊंची बातें करने की आवाज़ आई। वो किसी से झगड़ा कर रही थी। आने वाली मर्द की भारी भरकम आवाज़ थी, और मुझे शक गुजरा कि शायद ये जमाले का चाचा था, जिसका मुझे जुलेखा ने बताया था कि वो इसी गांव में रहता था। जमाले का बाप फौत हो चुका था। उसकी माँ रोती धोती चाचा के पास आई, क्योंकि जमाले ने काफ़ी अरसे से माँ के पास भी चक्कर नहीं लगाया था। दूसरी बीवी को अभी तक शायद पता नहीं चला, वरना वो भी भागी चली आती। जुलेखा उन्हें यकीन दिला रही थी कि जमाल यहाँ काफ़ी अरसे से नहीं आया, मगर जमाले का चाचा इस बात पर इसरार कर रहा था कि जमाले को गांव वाले ने यहाँ आते हुए देखा था। चाचा और जुलेखा की बहस काफ़ी देर तक जारी रही। उसके बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। शायद चाचा जा चुका था। उस रात जुलेखा ने मुझे बताया कि जमाले के चाचा और उसकी माँ को तशवीश लाक हो चुकी है। वो अपने बेटे को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, क्योंकि इतने रोज तक वो कभी गायब नहीं रहा था। जुलेखा कुछ परेशान थी, क्योंकि किसी भी वक्त उसके घर पर तलाशी ली जा सकती थी। चाचा बहुत घाक आदमी था, जानता था कि जुलेखा शातिर औरत है। उसी ने जमाले के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी होगी। अगर ऐसा होता तो कमरे को खोलना पड़ता जिस कमरे में मैं रहता था। वहां पीछे की तरफ एक खिड़की थी जो मुस्तकिल तौर पर बंद थी, और उसके साथ लोहे की सुलाखें लगी हुई थी। जुलेखा ने मुझे फौरी तौर पर कहा कि ये सुलाखें काट दो। अगर कोई खतरा हुआ या शोर शराबा सुनकर तुम पिछली खिड़की से बाहर निकल जाना। मगर ऐसा तब भी मुमकिन था जब उसकी सुलाखें ही काट दी जाती। बड़ी मुश्किल से मैंने 2-3 सुलाखें काट दी। उस काम के लिए मुझे एक छोटी सी आरी जुलेखा ने फराहम की थी। अब उस खिड़की में इतनी जगह बन गई थी कि मैं मुश्किल सूरत-ए-हाल में वहां से पीछे भाग सकता था। खिड़की के पीछे बड़े बड़े खेत थे जो गांव का पिछला हिस्सा था। वहां भी इक्का दुक्का मकान मौजूद थे, मगर खुले मैदान और खेतों की वजह से वहां से भागना मुमकिन बल्कि आसान था।
अगला दिन आराम और सुकून से गुजर गया, मगर अगली रात मेरे इम्तिहान की रात थी, क्योंकि उस रात मेरी और जुलेखा की मनसूबाबंदी थी कि मैंने नसरीन का जहेज यानी उसका कीमती सामान चुराना था, उसी खाला की बेटी का जो जुलेखा से जमाले के बारे में पूछ रही थी। मैंने मकान के तमाम रास्ते अच्छी तरह देख लिए थे और मुझे यकीन था कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। रात का 11 बजे का अमल हुआ तो जुलेखा ने ताला खोला और मुझे आराम से बाहर निकाला। तेज धार चाकू मेरी जेब में था। उसके अलावा मुझे एक बारीक तार की ज़रूरत थी जो मैंने अपनी जेब में पहले ही डाल ली थी। ये बारीक किस्म की एक तार थी जिससे मैं एक मखसूस काम लेना चाहता था। जुलेखा ने बाहर का दरवाज़ा खोला और मैं चुपके से गली में निकल आया। 3 या 4 मकान छोड़कर खाला का मकान था। खाला के मकान की दीवारें निस्बतन दूसरे मकानों से ऊंची थी, मगर ऐसी मुश्किल नहीं थी कि उन पर चढ़ा ना जा सके। रात के 12 बज चुके थे और रात के इस पहर तो गांव के कुत्ते भी भौंक भौंक कर सो चुके थे। मगर फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि आधी रात को मेरे पीछे भी तो कुत्ते लग गए थे, और वो इसी गांव के खूनखार कुत्ते थे। यहाँ के कुत्ते शहर के कुत्तों की तरह नहीं जो वक्त पर ही सो जाएं। मगर फिर भी मैं मुतमईन था क्योंकि आगे पीछे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। जुलेखा ने अपने मकान का दरवाज़ा खुला रखा हुआ था ताकि मैं वापसी पर आसानी से घर में दाखिल हो जाऊं। दीवार पर चढ़ने में मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। खाला के घर में कोई कुत्ता या जानवर नहीं था सिवाय मुर्गियों के। वो भी अपने ड्रिपे में मीठी नींद के मजे लूट रही थी। मैं आराम से चलता हुआ आगे बढ़ा। दाएं तरफ 3-4 कमरे कतार में बने हुए थे। जुलेखा ने जिनका मुझे पहले ही बता दिया था कि उनका सामान आखिरी कमरे में था जिसको स्टोर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मैं इत्मीनान से चलता हुआ आखिरी कमरे तक पहुंच गया। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे, जबकि आखिरी कमरे के दरवाजे पर पुराने ज़माने का एक मोटा सा ताला चढ़ा हुआ था। मैंने जेब से तार निकाली और आराम से ताले के अंदर डालकर उसे मखसूस अंदाज में घुमाने लगा। ये तरीका मैंने एक चोर से सीखा था जिसे हमने मुख्तलिफ चोरियों के जुर्म में पकड़ा था, और उसी से तफ्तीश के दौरान मुझे पता चला कि वो ताला कैसे खोलते थे। अगरचे मेरे लिए पहला मौका था कि मैं उस तरीके को इस्तेमाल कर रहा था। मैं कुछ देर तो तार मखसूस अंदाज में घुमाता रहा, मगर ताला खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मैं परेशान हो गया कि शायद चोर ने मुझे गलत तरीका बताया होगा, मगर उस वक्त मेरी खुशी की इंतहा न रही जब तार दाएं तरफ घुमाते ही ताला एक मखसूस टिक की आवाज़ से खुल गया। मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर जहेज का सामान तरतीब से रखा हुआ था, पेटियां, बक्से, कपड़े और मुख्तलिफ चीज़ें। मगर मुझे जेवर की तलाश थी और थोड़ी सी कोशिश के बाद मुझे जेवर मिल गया। उसके अलावा कुछ नकद रकम थी। मैंने एहतियात से वो चीज़ें उठाई और बाहर निकलकर दोबारा ताला वैसे ही लगा दिया और बड़े सुकून से दीवार फांद कर वापस आ गया। मैंने जुलेखा के मकान में घुसते ही अंदर से कुंडी लगा दी। क्या बना? जुलेखा ने मुझे दीवार कूदकर अंदर आते हुए देख लिया था। वो दूर से ही चिल्लाई। मैंने खुशी से कहा, कामयाबी हुई है। उसका चेहरा खिल उठा। लो भाई, मजे हो गए, चलो जल्दी अंदर चलो। हम दोनों अंदर चले गए। जुलेखा ने जेवर देखा तो उसकी खुशी से बातें खिल उठी। वाह, कमीनों ने कितना माल इकट्ठा कर रखा है। उसकी आंखों में चमक थी। तुम इस तरह करो, फिलहाल इस जेवर और रुपयों को अपने पास ही कमरे में रखो। मैंने सर हिला दिया। मैंने दोनों चीजें उठाई और कमरे में आ गया। आम हालात में ये चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, मगर इस वक्त मैं कूड़ी कूड़ी का मोहताज हो चुका था और मुझे रुपए की जरूरत थी। ये मेरी पहली कामयाबी थी। मैंने जेवर और रुपए तकिए के नीचे रख दिए और फिर आराम की नींद सो गया। मीठी सुकून की नींद। सुबह हल्की फुल्की शोर की आवाज़ों से मेरी आंख खुल चुकी थी और जुलेखा की ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ आ रही थी और साथ ही मर्दाना आवाज़ें भी। जुलेखा, बता दे जेवर और रुपया कहाँ हैं? चोर के निशान तेरे घर की तरफ आ रहे हैं, जल्दी बता। मर्दाना आवाज़ बड़ी बारोब और सख्त थी। मेरा जहन एकदम उस गांव के चौधरी की तरफ चला गया। ये वही चौधरी था जो उस गांव का हुक्मरान था। मेरा दिल तेज तेज धड़कना शुरू हो गया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।